प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अदलिया के हवाले से सेनेट में काफ़ी तकरीर की गई हैं। सेनेटर्स की जानिब से तलाल चौधरी साहब की तरफ से, फैसल सब्जवारी साहब की तरफ से, ख़ुद लॉ मिनिस्टर ने भी इस मौजू पर गुफ्तगू की है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने तकरीर की है। तो बहुत सारी तकरीरें आज अदलिया के मामले पर हुई हैं। कुछ लोगों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है, कुछ अदलिया की हिमायत में खड़े हुए हैं। अब जाहिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो सब जुडिस मैटर हैं उसको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जा सकता है, सेनेट में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इस पे रूल जो हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के वो क्या कहते हैं, ये एक अलग सवाल है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तनाव की सी कैफियत है, लेकिन ये एक पार्लियामानी डिस्कशन भी हो सकती है। तो ये क्या है एक्चुअली, एक तो हम आज प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं और इसी से आगाज़ करते हैं और उसके बाद फिर कुछ और मौज़ूआत पे आते हैं। डिफेमेशन लॉज और उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। तो मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर हैं ब्राय मॉनेटरी इंप्लीमेंटेशन। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद। सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, आपको भी खुशामदीद। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इरशाद आरिफ साहब, इस जुडिशरी सेनेट क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? असद साहब, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मेरे लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के हवाले से। जब मैं सोचता हूँ कि ये वो जमात है जो माफ़ी मांग चुकी है इस बात पर कि इसके मेंबरान ने, कारकुनों ने, लीडरों ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे सज्जाद अली शाह साहब, उन पर हमला किया था, उन्हें अपना कोर्ट रूम छोड़ के जाना पड़ा था। और उसके बाद काफ़ी अरसे तक ये माफ़ी तलाफ़ी करते रहे, माज़रतें करते रहे कि हाँ वो हमारी गलती थी, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम लीग हो या कोई भी सियासी जमात हो, उन्हें मालूम है कि जब वो निशाना बनते हैं किसी फ़ौजी आमिर का, किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत का, तो ये अदालतें ही होती हैं अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद जो इनको रिलीफ़ फराहम करती हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जलावतनी जब अख्तियार की थी, उससे पहले जो परवेज़ मुशर्रफ साहब चाहते थे उनको सज़ा दिलवाना, वो एक अदालत थी सेशन जज की, सीनियर सेशन जज की, जिन्होंने वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी थी और हाई कोर्ट में जाके उनका केस जो था वो काफ़ी हद तक उनके हक़ में हो गया था। तो आज अगर ये बातें वो कर रहे हैं, या तो ये हो कि हमेशा के लिए आपका ये मौक़िफ़ हो और आपको जब इक़्तिदार मिला हो आपने अदालती निज़ाम को बेहतर करने की कोई कोशिश की हो, कोई संजीदा कोशिश की हो, आपने जो ताख़ीर होती है मुकदमात में वो आपने उसका कलाकमा किया हो, ये जो इन्फ्लुएंस होता है अदालती मामलात में उसका कलाकमा किया हो, आपने अदालतों को, अदलिया को और जजेस को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हो कि गैर सियासी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी क़ुव्वतें उन पर जो दबाव डालती हैं उसका आपने कलाकमा किया हो, सद्देबाब किया हो। ये तो आपने किया नहीं। आप इस वक्त भी इक़्तिदार में हैं, आपको अगर कोई शिकायत हैं अदलिया की तरफ से, और ये आप किस वक्त कर रहे हैं जब अदलिया अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, जब वो बैरूनी मुदाखलत को रोकने की कोशिश कर रही है, जब वो बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ और बैरूनी जो प्रेशर है उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश कर रही है, उस वक्त आप उसके पीछे पड़ गए हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सेनेट में या कौमी असम्बली में अदालतों के ख़िलाफ़ बात करने की रिवायत आपने कायम कर दी, तो उसके बाद बनेगा क्या कि एक ऐसा सुतून जो कमज़ोर होने के बावजूद आपको हमेशा पॉइंट है, क्योंकि इसमें आप जो कह रहे हैं कि कि अदलिया के खिलाफ अगर रवायत कायम हो गई तो इसमें रूल्स को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर स्क्रीन पे दिखा भी दूं कि जो कौमी असेंबली के रूल्स हैं, रूल 31(3) वो कहता है कि कोई भी रुकन तकरीर करते हुए अदालत में ज़ेरे समात किसी मामले पर बहस नहीं करेगा। ये कौमी असेंबली के रूल्स हैं। और सेनेट के रूल्स जो हैं 226 ये बता रहे हैं कि अ मेंबर वाइल स्पीकिंग शैल नॉट डिस्कस एनी मैटर विच इज सब जुडिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मामला जो कि सब जुडिस मैटर्स हैं, यानी तौहीन अदालत का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आज खुद नोटिस ले रखा है, उसको बुनियाद बनाकर उस पर गुफ्तगू होगी, तो क्या ये गुफ्तगू हो सकती है? डॉक्टर ज़रका साहबा, ये आप सेनेट में मौजूद थी, ये गुफ्तगू तो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी सेनेट में, या होनी चाहिए थी? रूल्स क्या कहते हैं, या इसको पॉइंट आउट किया गया सेनेट में? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि हम तो कल देख रहे थे शशतर होके कि किस तरह पूरे ट्रेजरी बेंचेस
जिस किस्म की ऑल फॉल और जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि जी वो ही पवित्र है, बाकी सब खराब है, अदलिया के ऊपर जिस तरह के अटैक किए, जिस किस्म की गलत बयानी की, मैंने आज उनसे ये कहा कि अगर कोई आपको जानता ना हो तो पहली दफा आपकी तकरीर सुन के बोलेगा हाँ हाँ बड़े रास्तबाज हैं। और जिस तरह से जो कायम मकाम चेयरपर्सन साहिबा थी, जिस तरह से उन्होंने बुलडोज किया, उन्होंने कल हमें बोलने नहीं दिया, यानी वो फैसल वाडा साहब और इरफान सिद्दीकी साहब और ऐसे ऐसे कल हमने भाषण सुने कि हमारे तो कान लाल हो गए। लेकिन शहरी रहमान साहिबा जो एक्टिंग चेयरपर्सन थी, एक आदमी को उन्होंने खड़े नहीं होने दिया। कल हाउस बिजनेस था ही नहीं, मेरा कॉलिंग अटेंशन था, वो भी बुलडोज कर दिया। यानी जो कल के हालात थे और आज के भी हालात थे, इस तरह के हमने पहले नहीं देखे, इंतहाई अफसोसनाक। और आजम नजीर तारड़ साहब जिस तरह से हर काले सफेद को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये सब ठीक है और मैंने चेक कर लिया है, हम बोल सकते हैं, मेरा मतलब है ये वजीर कानून है, ये लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं। यानी वो कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा, जरा उसको भी जहन में रखें कि माजी में जो दूसरी सियासी जमात करती रही है, तो राणा साहब अब माजी में जो कुछ हुआ है, आज जो कुछ हो रहा है, क्या आज का होना माजी में किए गए गलत काम को जस्टिफाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमने हमला किया सुप्रीम कोर्ट में, शायद ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, उसको किसी ने ओन नहीं किया था और हम कंडेम करते हैं, और वो अब उस बात को गुजरे तकरीबन 25 साल से भी ज़ायद जो हैं वो हो गए, और कोई उसकी ओनरशिप PMLN ने बड़ी कोई कभी खुशी से नहीं कहा कि हमने किया था, वो एक गलत अमल था और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अभी आप हालिया तारीख में अगर देख लेते हैं तो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की और बड़ी अच्छी की। देखिए, एक जमात इस फेवर में थी कि फ़र्द वाहिद जो है वो सुओ मोटो ले, फ़र्द वाहिद जो है वो बेंच फिक्सिंग करे, फ़र्द वाहिद जो है वो गुड टू सी यू कहे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अदालत ने सुओ मोटो लिया है एक मामले में। अगर तौहीन अदालत के मामले में अदालत ने उसी कमेटी से जिसको रेफर कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूं, अगर वो बना दिया है तो उस मामले को अदालत में सेटल होने देना। मैं इस पे बात में देखे ना, हमने तो फ़र्द वाहिद से उसको एक और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेके आए और वो बाद में एक्सेप्ट भी हो गई कि अब 3 मेंबर की कमेटी होगी जो सुओ मोटो को देखेगी, बेंच बनाने में भी जो है मुशावरत होगी, और फर्द वाहिद से ज्यादा उसी के तहत अच्छा अब उसी के तहत हुआ ना, ठीक है हुआ। अब इसके अंदर हमारा क्या मौक़िफ़ है? इसके अंदर जो आपका मौक़िफ़ है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं, तौहीन अदालत पे हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसका भी कोई कानून नहीं है, सिलेक्टिव है, जिसका जो मर्जी चाहे वो कर लेता है। अब आप तारीख निकाल के देख लें, कौन तौहीन अदालत के किसने सज़ा काटी तौहीन अदालत की? आप मुझे बताएं, क्या PTI ने कभी तौहीन अदालत नहीं की? और अगर की तो क्या उनके ऊपर उस तरह से नज़रसानी हुई जिस तरह से PMLN के ऊपर हुई? तो इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी करे। ये फैसल वाडा साहब तो PMLN के नहीं है ना जी। नहीं, देखें, निज़ाम ये होना चाहिए, निज़ाम ये होना चाहिए कि कोई भी करे, अगर कोई करता है तो वो अकाउंटेबल हो। और देखें, बात यही है ना, आज जो तकरीरें हुई वो यही 2-3 चीजें उसमें बात हुई कि हर अदारे को अपने मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। क्या इदारा अपने मैंडेट में नहीं है? नहीं, देखें, अदारा अगर इदारे ने सुओ मोटो लिया है एक तौहीन अदालत के मामले पर, तो वो सबजुडिस मैटर है, वो अभी कोई गिल्टी करार नहीं दिया हो सकता है कि वो साबित हो कि उन्होंने तो तौहीन अदालत की नहीं है। लेकिन इस पर तकरीरें करने की क्यों जरूरत पेश आई? सवाल ये है, अगर अदालत कहे कि ये जो जितनी ऐसे कमेंट्स पास करे कि जिससे एक जो एग्जिस्टिंग प्रोपेगेंडा उसको फरोग मिले, तो ये क्या है? तो फिर आपके ख्याल में सेनेट या कौमी असेंबली में फिर तकरीरों का महाज खोलना दुरुस्त है आपके? देखिए, जस्टिफाइड नहीं, सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर हर मामला डिस्कस हो सकता है जो नेशनल नौयत का हो। अगर तो स्पेसिफिक केस के ऊपर कोई कमेंट्री हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जेनेरिक बात हो रही है, अगर उस केस के अंदर ऐसा कोई मुद्दा है जो कि नेशनल नौयत का है, तो उस पर तो बात की जा सकती है। उसके अंदर तो कोई उस केस की स्पेसिफिक्स के ऊपर नहीं की जा सकती, लेकिन जेनेरिकली सर इसको एजेंडे पर लाना क्यों पड़ा इस मौजू को? देखिए, क्या वजह है कि इसको एजेंडे पे लाना पड़ा? मैं समझता हूँ बड़ा अहम मौजू है ना, हर अदारे को अपने मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। नहीं है हर अदालत को, अदालत नहीं है? हाँ, नहीं, अदालत, मैंने आपको बताया ना, मसाले दी कि वो मसाले ठीक नहीं है।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रऊफ हसन साहब को कल कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, उनको चेहरे पर कट आया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, एक सादा मामला नहीं है। इसको राना साहब कैसे आप देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि नहायत ही कंडेमेबल वाक़या है और अफसोसनाक वाक़या है, और हम दुआगो हैं कि जो उनके ज़ख़म हैं वो जल्द भर जाएंगे। और बात यह है कि किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा वाक़या हो तो उसको आप कंडेम, लेकिन एक ये इस इंसिडेंट को 25 करोड़ अवाम ने देख लिया, उसकी वीडियो CCTV फुटेज आ गई, वो रिकॉर्डिंग्स देख। बड़ी हैरत की बात है, चंद ख्वाजा सराव को हुकूमत अभी तक पकड़ नहीं सकी। नहीं, देखिए बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि उस बुनियाद के ऊपर आप अपनी सियासत चमकाना शुरू कर दें। मतलब नहीं, इसकी सियासी मुहर्रिकात नहीं है आपके ख्याल में? मैं नहीं समझता सियासी मुहर्रिकात। आपके ख्याल में जाती कोई मसला है उनका? जो भी देखे सबने देखा ना, अब वो उसके पीछे आप यानी कि साजिश कर रहे हैं कि वो उन लोगों को किसी ने भिजवाया कराया, ये तो कोई तुक ही नहीं बनती। वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान हैं, क्या आप कह रहे हैं कि सियासी मुहर्रिकात नहीं है? देखिए, इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ हादसा होते हैं कि मेरी गाड़ी का कोई गाड़ी मार जाए। सर, ये राह चलता का हादसा है। मेरी गाड़ी में कोई गाड़ी मार जाए, मैं वहां खड़ा होकर वीडियो बनाना शुरू कर दूं, देखें जी ये PTI वालों ने मेरी गाड़ी को मार दिया और ये देखें क्या हो गया। ये तो इसी तरह ही है ना, कोई लिंक ही नहीं बनता तो आप इसको लिंक। और ये उसी तरह ही है कि जिस तरह जिले शाह की वफात हुई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, और लेकिन उसके ऊपर कैसा प्रोपेगेंडा PTI ने किया था, पूरी कौम को जो है उन्होंने कहा जी ये, और बाद में उसके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं उस मौक़िफ़ के साथ खड़े, और बाद में पता चला कि वो PTI के कुछ वर्कर्स की गाड़ी के साथ ही हादसे में आके। तो कहने का मतलब भाई छोड़ दें प्रोपेगेंडा, अभी आ लेने दें हकायक। अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो सामने आ जाए। आप ये इसको देख रहे हैं कि ये राह चलते को तू तकार हुई है और उसके नतीजे में लड़ाई हो गई है और उसके नतीजे में चंद ख्वाजा सराव ने उन पर हमला कर दिया। देखिए, ये कोई प्री प्लान चीज नहीं थी। कोई साथ में पहले से अपने पास ब्लेड रखकर नहीं लाया हुआ, नहीं हो सकता, कोई चादर पहन के अपने आप को छुपा कर कोई इस नियत से नहीं आया हुआ था। आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये तो अब तहकीकात बताएंगी ना, लेकिन वो जो कह रहे हैं तहकीकात कैसे होंगी? पुलिस करेगी, पुलिस को करनी चाहिए। वो जो कह रहा हूं, PTI कह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी करें। मेरी गाड़ी में कोई टक्कर मारे, मैं सियासत करने के लिए कहूं कि ये जो है ये PTI वालों ने मारा है, मेरे पे उन्होंने जानी हमला किया है, और अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, एक मिनट, अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें, तो यार ये कब ये काम मामला? डॉक्टर साहब, ये तो एक राह चलती टक्कर है जो राना साहब समझते हैं, आप इसकी इंक्वायरी क्यों चाहते हैं? जी, वो बहुत राना साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं यही कह सकती हूँ, इतनी अच्छी बातें। ये इसी तरह सेनेट में भी यही इनके बयानिए ही बयानिए हैं, लेकिन वजह क्या है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इनके बयानियों पे यकीन नहीं करती। वो जो मैंने पहले कहा था कि कॉल और फेल में इनका इतना बड़ा तसाद है कि पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं आपके बयानिए में यकीन कर रही? क्यों आपको फॉर्म 47 का आपको सहारा लेना पड़ा? एक जाली मैंडेट लेके आप आ गए, आपकी तो 25 सीटें थी, आप काबिज हो गए हुकूमत के ऊपर और अब आपसे कुछ बन नहीं पा रहा। माशाल्लाह, गाड़ी में टक्कर लगना और किसी की इशारा को काटने के लिए कातिलाना हमले, माशाल्लाह क्या बात है, क्या मवाजना किया इन्होंने, मेरा इनको सलाम है। ये इस किस्म की बातें, इसी किस्म की बातें पाकिस्तान को इस नहज पे ले आई हैं। देखिए, आप कंडेम करें, आप कोई हकीकत की बात करें, खुदा न खास्ता किसी के साथ एक 70-75 साल बुजुर्ग के साथ इस किस्म की हरकत हुई है, बजाय इसके कि आप उसको कंडेम करें, आप उनको कह रहे हैं कि ये उनका कोई जाती मामला है। मतलब क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं आपको? यू आर नहीं, वो कह रहे हैं हम कंडेम तो करते हैं, लेकिन आप इसमें सियासत मत करें, सियासत ना करें। यानी राना सनाउल्लाह के ऊपर अगर झूठा केस बना तो वो सियासत नहीं थी, उस वक्त कुछ नहीं था। जब इन पे कुछ हो तो वो सही है, वो सियासत नहीं है। जब हम कुछ करें तो वो सियासत है। माशाल्लाह, यही तो जस्ट मलिक कयूम वाली सोच। ये शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो मैं बार बार क्यों जिक्र कर रही हूं? क्योंकि इनकी तरबियत ऐसे हुई है जैसे अपने, और आप इनके बयान सुने, इनकी बातें सुने तो यही सारा इनकी तरबियत ये। लेकिन सबसे बड़ा सानिया ये है कि इनके इस किस्म के बयानिए ने नून लीग को खत्म कर दिया है। एक जमात जो 40 साल से चल रही थी, नून लीग, वो खत्म हो चुकी है क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। इनको पंजाब में सर रखने की जगह नहीं है, लाहौर में इनको मैंडेट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये इसी किस्म की झूठी बातें और अपने आप को एक शराब में इन्होंने रखा हुआ है। जी नहीं, देखें, इसकी तारीख है 35 पंक्चर एक झूठा प्रोपेगेंडा था, उसको सच करके बेचा गया, बाद में कहा यह सियासी बयान था।
इसी तरीके से आपने देखा साइफर वाला मामला, हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि हम अमेरिकन किसी साजिश में मुलव्वस हैं, वहाँ से फंडिंग आई है, झूठा बयानिया, उसके ऊपर अवाम को इंतशार दिया और दीगर मामलात किए। ओवरऑल आप देख लें कि वो जो जिनसी ज्यादती का जो इल्ज़ाम शहबाज गिल साहब ने लगाया कि उनके साथ हुई, किसी मेडिकल रिपोर्ट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। नहीं, लीडर ने कहा ना, उनके लीडर ने कहा, खान साहब ने कहा था ना, खान साहब ने कहा कि उसके साथ कोई जिनसी जुल्म हुआ है या जो भी हुआ है, तो वो बात जिनसी तशद्दुद की बात हुई, तो वो सॉरी जिनसी तशद्दुद की बात हुई, लेकिन क्या वो मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया? खुद जब इनके साथ वो हादसा पेश आया जिसको हम कंडेम करते हैं, जहां वो फायर हुआ, अपनी हुकूमत थी पंजाब में, उससे मेडिकल एक रिपोर्ट नहीं निकाल सके, लेकिन उसको वो कहा कि जी ये पता नहीं क्या कितनी 3 गोली। तो एक हिस्ट्री है इस जमात की प्रोपेगेंडा करने की, सियासी मफादात लेने की, अवाम को गुमराह करने की। देखें, हम कह रहे कंडेमेबल है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी को अगर ये इसके पीछे कोई जो कहानी ये पेश कर रहे हैं अगर वो सच है तो गलत है, लेकिन उसके शवाहिद कहाँ हैं? अभी तो सबने देख लिया ना, सीसीटीवी फुटेज आ गई, इंतजार कर लें। आप अभी से ही आपने अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया है कि ये इस बेसिस के ऊपर पता नहीं है कितनी बड़ी हमें कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, और अगर है तो वो साबित हो जाएगा। अगर ख्वाजा सराओं को पकड़ना कितना बड़ा मुश्किल काम है, पकड़ना चाहिए। अगर वो वाकई ऐसे लड़ाई झगड़े के हैं और कोई देखें, मैं कह रहा हूं कि फौरन पकड़े जाने चाहिए, फौरन पकड़े जाने चाहिए, ये तहकीक होनी चाहिए, हकायक अवाम के सामने आने चाहिए ताकि इस पे झूठा प्रोपेगेंडा ना हो। मैं तो खुद इस चीज का मुतालबा कर रहा हूं। मैं जो पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, तो मैं बल्कि कहूंगा कि ये इसको फौरी तौर पे हल करें, बिल्कुल, और उनसे पूछेंगे भी कि इसको हल करें, लेकिन इस बेसिस के ऊपर। अब मैंने आपको ज़िले शाह की बात बताई, वो कितना बड़ा हमारे पे कैसे ये बरस रहे थे कि जैसे हमने पता नहीं लेकिन क्या निकला उससे। तो मैं समझता हूँ हकायक आने दें, इस अवाम को पहले ही तकसीम है, पहले ही नफरत की सियासत, पोलराइजेशन की इंतहा पहुंच गई है, आपने कितना तेल और छिड़कना। ठीक है जी। डॉक्टर साहबा, अभी जो मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कुछ देर पहले, शाद आरिफ साहब के सामने सवाल रखा था, मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे हैं, आपकी कश्ती में सवार हो रहे हैं? इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि उनको हुकूमत कहीं नहीं मिली, कहीं पाँव नहीं जमाने की जगह मिली, तो अब वो वही बयानियां लेंगे जिससे अगले इलेक्शन में जा सकते हैं। बड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जहां दीदा सियासतदान हैं, बहुत गहरे आदमी हैं। उनको साफ नजर आ रहा है कि जो इस वक्त बयानियां जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, वो जो पीटीएम के प्रेसिडेंट थे, उनका क्या हशर हुआ है, उनको कहीं एक कुर्सी नहीं। हैरत की बात है कि आप उनको अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं, आप उन्हें ऑफर्स भी दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर चलिए, तो एक अपॉर्चुनिस्ट को फिर आपके लोग क्यों मिल रहे हैं जाके? देखिए जी, वो खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, वो तो दफ्तर में आ रहे हैं, और हम देखिए सियासत में हरफे आखिर कुछ भी नहीं होता। और आपने अगर आपका बयानिया मिल रहा है और एक आपके साथ पार्टियां मिलना चाह रही हैं, आप देखिए अचकजई साहब भी हमारे पहले एलाय होते थे, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, अब वो वापस आ गए, तो ये तो सियासत का हुस्न है, और हम सब पाकिस्तानी एक हैं। आफ्टर ऑल बयानिए तो बदलते रहते हैं, जिस तरह हमारे राना साहब ने जो बात की जिले शाह के हवाले से, मैं जिले शाह को जानती हूँ। जिले शाह वो बच्चा था जो स्पेशल था, जो हमारे लिए दुआएं करता था, हमारी नजरों के सामने उसको उठाया गया, पुलिस की वैन में उसको मारा गया और उसको मार के जमीन पे फेंका गया। ये इस किस्म की बातें ना करें, ये उसी किस्म का बयानिया जो इन्होंने अभी जिले शाह के बारे में कहा है, ये वही बयानिया है जो 10 मई का बयानिया। 1 साल होने के बाद अगर इनका बयानिया सही होता तो 1 साल होने पे इन्होंने सजाएं दे दी होती उन लोगों को जिनको नाहक इन्होंने जेलों में और टेररिस्ट कोर्ट में बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास हकायक है नहीं। अगर ये इतने महान होते जो ये इतने बड़े बड़े भाषण लगा रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, खवातीन को जेलों में रखा हुआ है, अगर ये सही कह रहे होते तो क्यों नहीं लेके आए अदालतें आपने बंद कपड़ों में चलाई हैं, आपने मुल्जिम को अपना डिफेंस देने की इजाजत नहीं दी, आपने जजों को नहीं बिठाया, आपने लॉयर्स को बिठाए बगैर आपने खान साहब पे तो 200 केसेस में सजाएं भी कई केसेस में दे दी हैं, और वो जो बेचारे सड़ रहे हैं, जो खवातीन और बच्चे, नौजवान और बूढ़े
आपने जिनको बंद किया हुआ उनकी तो आप ट्रायल भी नहीं कर सके क्योंकि आपके पास कोई शवाहिद ही नहीं है। तो प्लीज इस तरह के बयानिए ना बनाएं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे गंदम के हवाले से और कुछ और चीजें उनके सामने भी रखते हैं। जरा हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बप्पी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बप्पी साहब, ये मामला ज़ेर बहस है ही क्यों सेनेट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमारी सराइकी में एक छोटी सी मजाक है बड़ा कि एक बंदा मेले पे गया तो उसका पर्स चोरी हो गया, तो किसी ने पूछा कैसा था मेला, उसने कहा सारा मेला सिर्फ इस लूटने के लिए बनाया गया था मुझे। आज का जो सेनेट का इजलास कल बुलाया था, हमें था कि जी बिजनेस लाया जाएगा, सारे पाकिस्तान से सेनेटर आए, 2.5-3-4 करोड़ का खर्चा हुआ। जब वहां पे है तो जी कोई बिजनेस नहीं है, क्वेश्चन आवर शुरू करते हैं। हमें क्या पता कौन सा क्वेश्चन आया, और सबसे पहले स्टार्ट में फिर फैसल वाडा साहब को तकरीर का मौका दे दिया गया। फैसल वाडा साहब ने आधा घंटा तकरीर की, फिर उसके बाद तारड़ साहब ने तकरीर की, आज फिर तलाल चौधरी साहब ने तकरीर की, फिर उसके बाद सारे करते करते। लेकिन इसमें नुकसान एट द एंड पाकिस्तान का होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या एंड होगा? क्या कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जी कहीं पे पीटीआई को स्पेस अदलिया जिस तरह अब हो रहा है, आज जैसे साइफर का केस में जमानत खान साहब की होने वाली थी, फिर उसको कर पे रख दिया कि खबरदार ऐसे फैसले नहीं कर रहे। इमरान खान एक फोटो ने जिस पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जमानत में सिर्फ खान साहब निकल के जमानत बनी गाला चले जाए, ये तो पाकिस्तान हिल जाएगा। सो एवरीबडी नोज कि कहीं जुडिशरी को, तहरीक इंसाफ को स्पेस ना मिल जाए, उसके लिए सारे वो जजेस, अब वो 6 जजेस इस वक्त पूरे निशाने पे खड़े हुए हैं, जितने 6 जजेस हैं। हाँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को कहीं स्पेस ना मिल जाए। हम देख रहे हैं अदालतों से तहरीक इंसाफ को स्पेस भी मिल रही है, फेवर में फैसले भी आ रहे हैं। स्पेस से मुराद यह है कि कैरियन के केस के ऊपर जो मेंटेनेबल नहीं था उसको कहा जी कोई मेंटेनेबल तब नहीं था, आज अदालतों से फैसले हक में तो आ रहे हैं ना। कौन सी स्पेस? चलिए, चाहे वो मेरिट पर ही होंगे, लेकिन अदलिया से चलिए इंसाफ तो मिल रहा है ना। मैं मानता हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मिलता, लेकिन ये वैसी 203 केसेस है खान साहब पे। कल साइफर में जमानत हो जाती है, अल कादर आ जाएगा, अल कादर में जमानत है तो फिर कोई और आ जाएगा, इद्दत का केस, मतलब एक लंबी लाइन है। सो वो कोशिश करेंगे। परवेज इलाही साहब रिहा हो गए, हमाद साहब आज मंजर आम पर आ गए हैं, वो कह रहे हैं मुराद सईद भी आ रहे हैं मंजर आम पर। चीजें बेहतर नहीं हो रही कुछ? अच्छा देखिए, चीजें बेहतर होती तो कल रऊफ हसन का वाकया ना पेश आता ना। आपके हमाद अजहर और मुराद सईद अगर रहना तो रऊफ हसन का वाकया भी देखिए ना। ये बेसिकली वो तो हमारा एक्शन है। अब जब हमाद आएगा उसके बाद पुलिस भी आएगी उसको गिरफ्तार करने के लिए, फिर मुराद आएगा तो फिर भी पुलिस आएगी। सो इश्यूज ये है कि कल जो रऊफ हसन का वाकया था, सिग्नल्स तो अपनी तरफ से हर बंदे को पता चल रहा है कि यहां पे आपने सिर्फ जबान खोलनी है और जबान काटने के लिए आ जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। रऊफ हसन साहब का क्या मामला है ख्वाजा सराओं से? कोई ख्वाजा सराओं से क्या मामला हो सकता है रऊफ हसन साहब का बेचारे का? इट्स जस्ट आजादी राय। एक बंदा सिर्फ बोलना चाहता है और आपने उसकी जबान बंद करनी। अब वेरी फ्रैंकली कल मैं बैठा देख रहा था, आज सुबह मैं कल रात हॉस्पिटल्स को पूछने गया, आज सुबह मैं उनको सेक्रेटेरिएट पूछने गया, तो मैंने वैसे जन उसका किसी से क्या हो सकता है? ही इज जस्ट, वो एक ऐसी जमात की नुमाइंदगी करता है जो 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है इन अ वेरी सॉफ्ट वे। अगर आपने जानना लोग क्या चाहते हैं तो सोशल मीडिया खोलें, आपको पता चल जाएगा अवाम के जज्बात क्या है। वो तो बहुत माइल्ड मेलो करके उसको ट्रांसलेट करता है, हजूर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिए, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर इतने मेलो शख्स के साथ ही हो रहा है तो फिर अवाम की जज्बात जिस दिन तर्जुमानी होगी फिर तो अवाम के फिर तो फड़का देना चाहिए। नहीं, वैसे इतने मेलो नहीं है जिस अंदाज में, जिस लबो लहजे के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप अवाम को एक दफा स्टडी कर लेना तो असदुल्ला खान साहब, आपको समझ आए कि अवाम के जज्बात किधर है। आई मीन वेरी फ्रैंकली इस वक्त जो कुछ, मैं हैरान हूं कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन था ना, लोगों ने सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस पे? वो इद्दत और निकाह वाले केस पे। पाकिस्तान की अवाम हर चीज समझती है, आप उनको भोला नहीं समझ सकते। उन्होंने उस दिन 8 फरवरी इनकलाब इसलिए बर्पा किया था, वाला केस रह गया, बाकी तो इशू यही है ना कि आप कौम को, जब आप देखेंगे ना कि आप पाकिस्तान के दुनिया के इतने बड़े लीडर को आपने इस किस्म के केसेस फंसाए, वो समझ जाते हैं कि उसके साथ ही ज्यादती हो रही है, वो उठते हैं। अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर ये डेफेमेशन का लॉट आ रहा है पंजाब में, क्या है देखिए, ये इसको समझ नहीं लग रही इनके साथ हो क्या रहा है। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर ये मामला इस तरह चलते रहे, किसानों का इशू अपनी जाए, इकोनॉमिक इशूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तहरीक इंसाफ को, ये मुल्क कहीं जाने नहीं लगा। जिन लोगों ने समझना है,
आई होप कि वो समझेंगे कि ये मुल्क इमरान खान को बाहर निकाले, बाहर जल ही सकता। डिफेमेशन वाले मामले में क्या आपको एतराज आता है? आप मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने या फेक न्यूज को रोकने के लिए आप भी कानून लेकर आए थे? 10 कानून पहले मौजूद है, उसको अप्लाई करते हैं। एक नया लॉ लाने की जरूरत ही क्या पेश आई ना? डेफेमेशन लॉ आपने पढ़ा, एक ट्रिब्यूनल बनेगा। ट्रिब्यूनल क्या हो सके, उसके 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नॉमिनेट करेगी, चीफ जस्टिस के ये 3 लोग लगा दो, अगर वो नहीं लगेगा फिर और 3 लोग। वो जो लोग परफॉर्म करेंगे उनकी 6 महीने बाद परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी होगी कि ये 3 लोग जो जिसको जज लगाया हुआ है ये परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। आपको 6 महीने की सजा होनी है, 30 लाख रुपए की सजा है। आपने किसी पे बेइज्जती कर दी, उस पर 30 लाख, यानी मैंने कह दिया कि मरियम बीबी यूनिफॉर्म में अच्छी नहीं लग रही, मैं 30 लाख भर के ही आऊंगा। जिसकी हद तक हो गई, जिसने कह दिया कि मेरी हद तक हो गई, उसको जुर्माना हो जाएगा। ये किस किस्म के कानून है? देखिए, ये जो ताकत का जोम है ना, ये जो समझा जाता है कि इंफॉर्मेशन को रोक लेंगे, अवाम को रोक लेंगे, ये कोई नहीं रोक सका। हमने अपनी गलतियों से सीखा था। Have they learned it? ये तो चले, एक है ये चाइना से एक सॉफ्टवेयर भी, कोई चीज भी, टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं, 20 अरब रुपए जो हैं उसके लिए मांगे गए हैं और वो अप्रूव होने जा रहे हैं। तो ये चाइना से भी कोई टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रही है सोशल मीडिया और दीगर चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ये भी तो हो रहा है। अरब छोड़ें, आप खरबों लगा दें, अवाम के आवाज को बंद करने के लिए एक ही हल है कि आप पाकिस्तान में इंसाफ लेके आ जाएं। इंसाफ के लिए ये 7 या 20 किलोमीटर पे एक बंदा बैठा है इंसाफ का तालिब, उसको बाहर निकालें, छोड़ें 20 अरब रुपए, कुछ नहीं होने लगा, वो पाकिस्तान को खा नहीं जाएगा। आपने एक्स बंद करके देख लिया, ट्विटर बंद है ना इस वक्त। आप एक मैसेज करें, शहबाज शरीफ कहें एक इस तरह करो, ट्वीट करो, जिस पे 10,000 मैसेज आएंगे, समझ लग जाएगी आपके अवाम में है कैसी। तो 20 अरब से अवाम को चुप करा लेंगे। इट्स जस्ट मेकिंग देयरसेल्फ ओन स्टूपिड, अपने आप को मौकरी करते जा रहे हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्या मामला है ये? अभी तक आपने नाम नहीं दिया, पहले फाइनल नहीं हो रहा था, फिर आपने शेख वकास हकम का नाम फाइनल कर लिया। क्या तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर है डिसीजन पावर उसकी कि वो उस नाम को लेकर ही नहीं जा पा रही हुकूमत के पास? नाम तो फाइनल हो गया था, पहले ऑब्वियसली मरवत साहब का नाम था, फिर उसके बाद खान साहब ने चेंज करके वकास साहब का नाम किया। पॉलिटिकल कमेटी ने उसको एंडोर्स किया। अब इस वक्त जो अयाज सादिक साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अब आपको पता है मुस्लिम लीग नून भी तो ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी PTI से, चाहे दुनिया का ठंडा तरीन बंदा आप लगा दें, PAC एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। पीपल्स पार्टी के पास जा रही है ये? नहीं, क्यों जाएगी? हमारे पास जाएगी। हमारे 90 से ज्यादा मेंबर है, पीपल्स पार्टी के पास कैसे जाएगी? ऑपोजिशन में हम बैठे हैं, PAC ऑपोजिशन के पास, उनके पास कैसे जा सकती है? हैविंग सेड दैट, इशू है कि कोई कमेटी भी नहीं बनी, तो PAC कैसे बनेगी? अब क्योंकि बजट आने वाला है, फाइनेंस कमेटी बननी है, बाकी PAC बनी है, तो वकास साहब का नोटिफिकेशन हमारी वजह से नहीं, अयाज सादिक साहब। लेकिन आपकी तरफ से ऑफिशियली नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं किया। अयाज सादिक साहब आएंगे तो उनको लेटर लिख के उमर यूब साहब जमा करा देंगे, बाद खान साहब ने फाइनल कर दिया। आई हैव नो। लेकिन हम ये खबरें सुन रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ये फैसला कर रही है कि शायद PTI को ये ना दी जाए। अगर ऐसा होता तो क्या होगा? अगर हुकूमत फैसला कर ले कि मुझे सांस लाने पाबंदी कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं? एक तो हुकूमत है ना, लेकिन एक बात है ना, एक पार्लिमानी एक नॉर्म्स होते हैं, आपने उस नॉर्म्स को फॉलो करना है। फिर आप नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको जबरदस्ती कानून नहीं है, ये तो बस एक रिवायत है। तो अगर कानून नहीं तो शहबाज शरीफ साहब हमारी गवर्नमेंट PAC के चेयरमैन क्यों बने? आपने भी तो फटा डाल दिया, ऐसे तुमदार को डाल दिया था। आपने कहा था नहीं देते, आपने भी यही कहा था कि कोई कानून नहीं है। इतने बड़े आदमी को शख्स जिस पे करप्शन की केसेस थे, लेकिन बिकॉज पार्लिमानी रिवायत हमने कहा भाई तुम बैठ जाओ। अच्छा बपी साहब, 2 चीजें मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो ये जनूबी पंजाब एक सूबा बन रहा था, सेक्रेटेरिएट इनफैक्ट बनाया गया था ताकि उसके लिए अगले मरले की तरफ जाएं। वो सेक्रेटेरिएट बंद हो गया है? बिल्कुल, उस सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे रखे गए थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो चुका है। जितने सेक्रेटरीज थे उनको मुल्तान और भावलपुर से उठा के लाहौर वापस ट्रांसफर कर दिया गया। अब वहाँ पे कोई सेक्रेटेरिएट का ना स्टाफ है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। उसकी वजह क्या है? कहीं खान साहब नंबर न ले जाए। देखिए, जनूबी पंजाब की महरूमी मुझसे बेहतर, आप अभी समझ सकते हैं कौन बेहतर जा सकता है। खुदा करके किसी ने हमारी आवाज़ सुनी थी, सेक्रेटेरिएट था, हम लाहौर के धक्के खाते थे। मुझे याद है मेरी बचपन मेरे वालिद हर महीने अपनी ज़राई इस्लाहत के केस के लाहौर रेवेन्यू बोर्ड जाया करते थे। अब रहीम यार खान से कहीं लोग मुल्तान और भावलपुर जाते थे, बंद कर दिया। कहीं इसका जो क्रेडिट इमरान खान ना लेके चला जाए, क्योंकि अगर ये सेक्रेटेरिएट चलता रहता और कल कोई सूबा बनाते हैं तो सबसे पहले सेक्रेटेरिएट फटी तो इमरान खान की लग रही है ना। मतलब वहां पे हम 20 अरब रुपए लगा चुके हैं, ऑलमोस्ट सेक्रेटेरिएट हमारा मुकम्मल था, इतना जबरदस्त काम चल नहीं, जस्ट बिकॉज इमरान खान इसका फायदा न ले जाए। कल को पॉलिटिकल लीवरेज हो, इसको पहले बंद करेंगे, फिर उसको अप्रूव करेंगे और उसकी जगह बदल किसी और जगह बना लेंगे, जस्ट बिकॉज के खान का नाम के सेक्रेटेरिएट। अब ऐसे माइंडसेट के साथ ये लोगों के साथ, यानी आप मेट्रो बना लें, जो मेट्रो मुल्तान नहीं चल रही, सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया भाई, उसको बस छुट्टी करा दो। क्या इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट क्या होगा? लोग बददुआ करेंगे, हम पहले बददुआ करें, किसान पहले इनके लिए पिट रहा है गंदम की वजह से। सेक्रेटेरिएट देखिए, एक जनूबी पंजाब का इशू क्या था, हम लाहौर से 350 किलोमीटर सफर करके जाते थे, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, होटलों में स्टे होता था, खर्चे होते थे, और काम क्या, 1 साल के लेटर साइन कराना था। वो सेक्रेटरी साहब को हमने 25 या 30 सेक्रेटरीज को आके मुल्तान बिठा दिया, और वो जो अवाम 4 करोड़ अवाम से कहा कि तुम लाहौर नहीं जाओगे तो मुल्तान भावलपुर आ जाओ। नहीं,
हजम नहीं हो पा रहा ना। जनूबी पंजाब देखे 46 सीटों में से अगर 25-30 सीटें जो पीटीआई जीत जाए तो समझ तो मरियम को लग जाएगी जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाना, क्योंकि कल को वोट नहीं पड़ेगा। और अगर ये सूबा बन गया तो ऑटोमेटिकली सारा सूबा, यानी कि पहले केपी में आया था, अब जनूबी पंजाब ही एक नया केपी ना क्रिएट हो जाए, इस माइंडसेट को कैंसिल करना, उड़ा दो सबको। बात की बात आपने गंदुम का भी जिक्र किया, गंदुम की अब रिपोर्ट आ गई है, 4 अफसरान जो उसमें जिम्मेदार करार दे दिए गए, बली के बकरे भी कर दिया गया है। तो ये आप मुतमईन है, आप बहुत बात कर रहे थे गंदुम पे। मुतमईन यानी कि आप देखें पंजाब में 40 लाख टन गंदुम पड़ी थी जब इन्होंने इंपोर्ट की इजाजत दे दी निगरान सेटअप में। चले जी, उन्होंने 24 लाख टन निगरान सेटअप में आया, 10 लाख टन शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसकी हुकूमत में इंपोर्ट हुआ, यानी कि पंजाब में 40 लाख टन पड़ी है, इनकी हुकूमत में 10 लाख टन और आ गई। नहीं, इसमें तो ये कहते हैं कि जी वो पहले से मुआहदा हो गया, तो रोक लेते ना। आपको डेढ़, आप पागल थोड़े थे, आपके 1.5 महीने बाद आपकी फसल आने वाली है, आप इंपोर्ट पे पाबंदी रखे, रोक ले, बंद करें। अब हुआ क्या, इस वक्त 2200 रुपए में गंदुम आपके रोल रही है। और मजे की बात देखें, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी पंजाब में 2.5 करोड़ टन के करीब गंदुम पड़ी है और कोई नहीं ले रहा, मैं 2,86,000 टन पंजाब से गंदुम मंगवा लेता हूं। उसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब में हमारा 300-400 रुपए मन के रेट की इन्फ्लेशन आई। कल बात शहजादी मरियम बीबी ने क्या किया, उसने पंजाब पे पाबंदी लगा दी कि खबरदार पंजाब से केपीके को गंदम गई, और उसका हुआ कि 300-400 जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था वो अब किसान को नहीं मिल सकता।